हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बूटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन के बारे में बात किया कि एंगुलर का एप्लीकेशन अब एंगुलर 18 में किस तरीके से बूट करता है। बूटिंग प्रोसेस अब क्या हो गया, क्या चेंज आ चुका है, उसके बारे में हमने डिटेल्स में पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस में अब बिग चेंज आ चुका है जिसे आपको जानना चाहिए। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि बूटिंग प्रोसेस बताओ या फिर एंगुलर एप्लीकेशन का वर्कफ्लो बताओ, तो आपको वही आंसर देना होगा जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। एक बार जरूर विजिट करिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। देखिए, कंपोनेंट क्या होता है। देखिए, कंपोनेंट के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, जो कि आगे आने वाले वीडियोज में भी अलग अलग तरीके से मैं कंपोनेंट के बारे में, एक एक मेटा डेटा के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंपोनेंट एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। जब भी आप एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं किसी वर्जन में, तो कंपोनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। मतलब ये है कि बिना कंपोनेंट का कोई एंगुलर का एप्लीकेशन आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे और भी डिटेल्स में बताएंगे। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्यों बनाते हैं, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में क्या फायदे होते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करके देखेंगे, कंपोनेंट को लोड करके देखेंगे, कंपोनेंट के मेटा डेटा के बारे में देखेंगे। बहुत कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकें। वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि यही वो चैनल है जो आपको हमेशा अपडेटेड रखता है। बेल के आइकन क्लिक करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो देखिए, कंपोनेंट्स आर द मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। देखिए, ये एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। एन एंगुलर एप्लीकेशन कंटेन्स ए ट्री ऑफ एंगुलर कंपोनेंट्स। एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट बनाए जाते हैं और एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बनाते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक भी ना बने, नहीं, एटलीस्ट एक होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोजेक्ट एंगुलर के अंदर आप क्रिएट करते हैं, तो अपने आप एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम होता है ऐप कंपोनेंट, जिसे हम रूट कंपोनेंट भी बोलते हैं। अपने आप एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आएगा जिसे हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं, ऐप कंपोनेंट के नाम से क्रिएट होकर आएगा। और जो भी कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसके साथ 4 फाइलें क्रिएट होती हैं। अभी हम क्रिएट करके भी देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो 4 फाइलें क्रिएट होती हैं और चारों फाइल मिलकर एक कंपोनेंट बनाते हैं। 4 फाइल में क्या क्या होता है, एक कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल जहाँ पर उस कंपोनेंट का लॉजिक लिखते हैं, एक कंपोनेंट उस कंपोनेंट का अपना टेम्पलेट फाइल मतलब डॉट एचटीएमएल फाइल जहाँ पर उस कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं, एक उसी कंपोनेंट का डॉट सीएसएस फाइल जहाँ पर उस कंपोनेंट का सीएसएस लिखते हैं, और एक स्पेक डॉट टीएस फाइल भी क्रिएट होकर आता है जहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि कंपोनेंट एक यूजर इंटरफेस हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया और मेन बिल्डिंग ब्लॉक में भी आता है। तो कंपोनेंट बनाने से हमें फायदे क्या हैं। देखिए, एक कंपोनेंट इज नथिंग मोर देन ए सिंपल टाइप स्क्रिप्ट क्लास इन विच यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स which is used to bind with a UI मतलब यूजर इंटरफेस ऑफ आवर एप्लीकेशन। एक टाइप स्क्रिप्ट का क्लास होता है जहां पर आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, मेथड्स बनाते हैं, लॉजिक्स लिखते हैं और उसी के HTML फाइल पर उस डेटा को बाइंड करते हैं जिसे हमें दिखाना होता है। तो देखिए, कंपोनेंट बनाने से बेनिफिट क्या होते हैं इसके बारे में ही बात करते हैं। सपोज करिए कि हमें एक होम पेज डेवलप करना है। सपोज करिए कि यही हमारा एक होम पेज है। तो होम पेज हम डेवलप करने के लिए हम एक ही पेज पर सब कुछ कर सकते हैं। होम पेज में हमारा होता क्या है, एक सपोज करिए कि होम पेज में हमारा एक हेडर होता है, इस तरीके से हेडर हो गया। होम पेज में हमारा एक फूटर होता है, सपोज करिए एक फूटर हो गया। होम पेज में हमारा एक बॉडी होता है इस तरीके से। इधर मान लीजिए कि हमारा कोई लेफ्ट राइट हैंड साइड में कोई पॉपअप लगा हुआ है, इधर हो सकता है कुछ हमने मेनू बाइंड कर रखा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होते हैं होम पेज पर। तो आप चाहें तो सारा का सारा काम एक ही पेज पर डेवलप कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, डेवलप कर सकते हैं। रन कराएंगे तो आपका होम पेज ऐसे भी रेडी हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करिए कि ऐसा ही फूटर हमें और भी बहुत सारे जगह चाहिए, बहुत सारे पेजेज पर चाहिए। तो अगर आपने कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाया तब क्या करेंगे, इस फूटर के कोड को कॉपी पेस्ट वहाँ करेंगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। तो क्या होगा कि इतने सारे डुप्लीकेट कोड बन जाएंगे। कुछ चेंज आया तो सारे जगह आप चेंज करेंगे, जो कि
एक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करता। डुप्लीकेट कोड आप एप्लीकेशन में रखते हैं, बार बार उसको चेंज करते हैं तो सारी जगह चेंज करना पड़ता है, एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर यही चीज़ आप कंपोनेंट बेस्ड बनाते हैं तो आप हेडर के लिए अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट, इधर पॉपअप आ रहा है उसका अलग कंपोनेंट, जैसे मेनू का अलग कंपोनेंट, बॉडी का अलग कंपोनेंट। इससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि अब एक पेज पर ऐप component.html पर सारे कंपोनेंट का सेलेक्टर रख देंगे और जैसे हमारा एप्लीकेशन रन करेगा तो ऐप कंपोनेंट पर सारा सेलेक्टर लोड होगा और होम पेज हमारा रेडी हो जाएगा। बेनिफिट अब क्या होगा कि अब हमें ऐसा फूटर चाहिए तो हम सारे जगह कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अब बस इस कंपोनेंट का सेलेक्टर सारे जगह कॉल कर लेंगे। कैसे करते हैं वो आगे की बात है, हम सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज के वीडियो में भी बताएंगे कि किसी दूसरे कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के अंदर कैसे लोड करते हैं, कैसे सेलेक्ट रखते हैं, वो भी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो उसको हम रखेंगे तो वहाँ ये लोड हो जाएगा, तो मतलब हमारा डुप्लीकेट कोड नहीं बना। दूसरा चीज़ ये भी हुआ कि अगर कुछ चेंज आया तो हम क्या कर लेंगे, इस एक ही कंपोनेंट जो हमारा फुटर वाला वहाँ पे चेंज करेंगे, सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मतलब हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, ये बेनिफिट हो रहा है और हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है। कैसे करता है, देखिए सपोज करिए कि हमारे यहाँ पर जो बॉडी में कंपोनेंट आ रहा है इसको हमें दूसरे कंपोनेंट से रिप्लेस करना है। हमारे यहाँ पर मेनू इस पर क्लिक करके दूसरा कंपोनेंट करना है, तो यही बॉडी वाला कंपोनेंट को रिप्लेस हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज करेंगे तो केवल यही रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब अंदर से कंपोनेंट हटेगा, दूसरा कंपोनेंट आकर लोड हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट एज इट इज रह जाएंगे। तो हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है कंपोनेंट। जैसे मैं आप लोग को अगर वेबसाइट दिखाऊं, जैसे ये आपका अपना वेबसाइट है sahosobtech.com, जहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन क्लासेज वगैरह ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लाइव क्लास अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिसे हम लोग डेवलपर से कराते हैं। सभी डेवलपर इस क्लासेज को ट्रेनिंग देते हैं और कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड प्लान भी अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर बुक्स का स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ सब वेबसाइट पर विजिट करके अलग अलग बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, कम्बो पैक है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी मिनिमम प्राइस पर। अब विजिट करके देख सकते हैं और आप अपना बैच चूज करके बैच ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये पूरा का पूरा डिजाइन सारा कोड हम एक ही पेज पर कर सकते हैं, लेकिन ये एंगुलर में बना एप्लीकेशन है। ये जो वेबसाइट आपके सामने ओपन है एंगुलर में बना है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एंगुलर में बना हुआ वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एनजी वर्जन 14.2.1। ठीक है, एनजी मतलब एंगुलर 14 में बना हुआ वेबसाइट है और यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, अगर हम एक ही पेज पर सारा डिजाइन कर देते हैं तो क्या होगा कि ऐसा ही फुटर सपोज करिए बहुत सारा जगह चाहिए तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट बनाए गए हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का अलग कंपोनेंट है, ये मेनू वाला अलग कंपोनेंट, इस पर क्लिक करते तो अलग अलग कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करते लॉगिन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो अलग कंपोनेंट बना हुआ है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स में बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो जिस पर हम क्लिक करेंगे तो केवल वही कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, बाकी सारे वैसे ही रह जाएंगे। ये सेलेक्ट अलग कंपोनेंट है, इसका अलग कंपोनेंट बना हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट, ये सब्सक्राइब करने का अलग कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से फ़ायदा यह है कि एप्लीकेशन जल्दी लोड भी होता है। दूसरा बेनिफिट है कि उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट होते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हमने यूज में ले लिया, इतने सारे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लोड किए गए हैं। ये कैसे कहाँ पर कैसे प्लेस किया गया, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कैसे दूसरा कंपोनेंट लोड हो जाता है और बाकी सारे कंपोनेंट ऐसे ही रहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला पट्टी वैसा ही रह गया, ये भी मेनू वैसा ही रह गया, बीच का बॉडी वाला कंपोनेंट रिप्लेस कर गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। नीचे जाएंगे तो आपका यहाँ पर फुटर भी वैसा ही रह गया, तो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। जिस कंपोनेंट को हमने चेंज करना चाहा वही चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट होते हैं कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से। अब रही बात कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड होता है ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। ठीक है, तो ये CLI कमांड है। अगर आप CLI नहीं यूज करते हैं तो ऐसे भी आप एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर क्रिएट करिए, उसके अंदर 4 फाइल क्रिएट करिए और डिफ़ॉल्ट कोड जितने होते हैं लिख सकते हैं, उसे ही बना सकते हैं। लेकिन CLI से करेंगे तो सहूलियत होता है कि सब कुछ बना बनाया कोड आपको ये दे देता है। सब कुछ हम करके अभी देखने वाले हैं। पहले के कंपोनेंट में एंगुलर, देखिए एंगुलर 16 तक कंपोनेंट जो क्रिएट होता था वो मॉड्यूल बेस्ड होता था, स्टैंड अलोन नहीं होता था। लेकिन एंगुलर 17 और 18 में, जो भी आप 18 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट क्रिएट किए जाएंगे उसमें कंपोनेंट जो क्रिएट होगा स्टैंड अलोन क्रिएट होगा। पहले कंपोनेंट जब क्रिएट होता था तो हर कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल से एसोसिएटेड होता था। मतलब हम जब कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो 4 फाइल क्रिएट होता था और उस कंपोनेंट का नेम
मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन में जाकर ऐड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन क्रिएट होते हैं, वो किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं होते। तो मॉड्यूल का पार्ट नहीं होते और स्टैंड अलोन क्रिएट होते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है, कितना हमारा एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को इन्हांस कर दिया है, इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे, समझेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है, परफॉर्मेंस इन्हांस हो रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी पूछे कि कंपोनेंट स्टैंड अलोन क्या होता है, कब से क्रिएट होने लगा, तो ये सब कुछ आप आंसर देने लगेंगे अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो 4 फाइलें क्रिएट होगा। जैसे कि आपने डेमो कंपोनेंट क्रिएट किया तो कंपोनेंट का टीएस फाइल, उसका एचटीएमएल फाइल, उसका सीएसएस फाइल और एस्पेक्ट.टीएस फाइल। तो इसको हम क्रिएट करके अभी देखते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर लिए चलता हूँ आप लोग को, और इसको क्रिएट करके देखते हैं, इसको लोड करके देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं, इसमें चेंज करके देखते हैं, तब आपका पिक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग पिछले कुछ वीडियो से कुछ चीज़ें देखते आ रहे हैं, चाहे बूटिंग प्रोसेस हो, चाहे फोल्डर स्ट्रक्चर हो, सब कुछ इसी प्रोजेक्ट में हम लोग देखते आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम रन कराते हैं, एनजी सब लिखने से प्रोजेक्ट रन कर जाता है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करके भी दिखाया था एमपी से, हालांकि आज भी हम क्रिएट करके देखेंगे। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, जो ऐप कंपोनेंट.टीएस फाइल है, अपने आप एक क्रिएट होकर आया है। इसका अपना एचटीएमएल का फाइल क्रिएट होकर आया है, इसका सीएसएस का फाइल क्रिएट होकर आया है, और इसका एस्पेक्ट.टीएस फाइल क्रिएट होकर आया है, जो टेस्टिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं ऐप कंपोनेंट.टीएस फाइल, जो इसका टीएस टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है, यहीं पर आप लॉजिक लिखते हैं, जो भी लॉजिक लिखना होगा आप पेप लिखेंगे। अगर इसको यहाँ से हटा दीजिए पूरा चीज़ ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या है, क्लास है। कोई भी चीज़ आप क्रिएट करते थे क्लास, देखिए क्लास ऐप कंपोनेंट, इसके ऊपर ये एक डेकोरेटर लगा हुआ है, कंपोनेंट डेकोरेटर। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो देंगे कि डेकोरेटर क्या होता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट डेकोरेटर ही इस क्लास को कंपोनेंट बना रहा है। ठीक है, और ये कंपोनेंट डेकोरेटर कहाँ से लिया गया है, एंगुलर की जो मेन लाइब्रेरी है, कोर लाइब्रेरी, उससे लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो डेकोरेटर काम नहीं करेगा, देखिए एरर आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से, कोर लाइब्रेरी से लिया गया है, और इसके कुछ मेटा, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई सारे मेटा डेटा कहलाते हैं। ठीक है, हर कंपोनेंट का अपना सेलेक्टर एक मेटा डेटा होता है, तो इसी को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर एक कंपोनेंट लोड होता है। जैसे ये सेलेक्टर index.html पर रखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाकर लोड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ब्राउजर पर चलते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं लोकल होस्ट लिख दूँ, लोकल होस्ट, तो देखिए यहाँ पर ये आकर कंपोनेंट लोड हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, ऐप कंपोनेंट लोड हो रहा है। और क्या दिख रहा है, ऐप कंपोनेंट का, हर कंपोनेंट का अपना एक टेम्पलेट यूआरएल होता है, जहाँ पर उस कंपोनेंट के एचटीएमएल फाइल का पाथ दिया होता है। ऐप कंपोनेंट.html दिए लिखा हुआ है, ये एचटीएमएल फाइल लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर वेलकम टू साहस टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, यही जाकर लोड हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, स्टैंड अलोन ट्रू और इंपोर्ट्स राउटर आउटलेट। ये दोनों लाइन एंगुलर 16 तक नहीं हुआ करता था। ठीक है, एंगुलर 16 तक जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे और वहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो ये दोनों नहीं होता था। और इस कंपोनेंट का नेम जो है, यहाँ पर एक मॉड्यूल फाइल हुआ करता था, अभी भी आप करेंगे पुराने वर्जन में, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल फाइल होता है और उसके डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर इसका नाम ऐड होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन होता था। ठीक है, वो स्टैंड अलोन नहीं होते थे। मतलब ये हुआ कि हर कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट होता था। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल है और कोई कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो उस कंपोनेंट का नेम उस मॉड्यूल के अंदर रखते थे। अगर बहुत सारा मॉड्यूल आपने क्रिएट कर लिया है तो हर कंपोनेंट का अपना कोई मॉड्यूल होता था, उसके अंदर उसके डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर उसका नेम रखते थे। अब जब मॉड्यूल लोड होता था तो सारे कंपोनेंट को लोड कर लेता था। ठीक है, तो मतलब कि मॉड्यूल लोड होते ही सारे कंपोनेंट लोड रहते हैं, भले आप उस कंपोनेंट को यूज करें या ना करें। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एक मॉड्यूल हो गया रूट मॉड्यूल और हमारे पास 15 कंपोनेंट हैं या 25 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो उन सारे कंपोनेंट का नेम उस मॉड्यूल के अंदर हमें रखना पड़ता था डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, तो उनका नेम भी वहाँ पर इंपोर्ट हो जाता था। ठीक है, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को हिट करते थे, वहाँ पर हिट करते हैं पुराने वर्जन में, तब सबसे पहले मॉड्यूल लोड होता है और मॉड्यूल लोड होने से पहले उसके अंदर जितनी भी इंपोर्ट की हुई चीज़ें होती थी वो पहले लोड जाते हैं। तो अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर 25 कंपोनेंट है और आपने सबको ऐप मॉड्यूल के अंदर रखा है, तो क्या होगा कि मॉड्यूल लोड होने से पहले सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे, चाहे यूजर उस कंपोनेंट पर जाए या ना जाए, फिर भी सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी यूजर आता है सारे कंपोनेंट पर विजिट कर जाता है। ठीक है, हालांकि उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है, वहाँ पर लेजी लोडिंग वगैरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल बनाए जाते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि अगर हमारे एक मॉड्यूल के अंदर 10 कंपोनेंट भी हैं तो उस मॉड्यूल के लोडिंग टाइम ही वो सारे कंपोनेंट लोड हो जाते थे।
जो एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम करके बैठे रहते थे, यूजर उस पर विजिट करे या ना करे। लेकिन अब यहाँ पर स्टैंड अलोन ट्रू हो जाने से क्या होगा कि ये कंपोनेंट किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। जब यूजर इस कंपोनेंट पर आएगा तब ये कंपोनेंट लोड होगा। ये पहले से कहीं इंपोर्ट नहीं किया गया है, ये तभी लोड होगा जब यूजर इस कंपोनेंट को विजिट करना चाहेगा, उस कंपोनेंट पर जाएगा तब ये कंपोनेंट लोड हो गया। तो मतलब कि एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस यहाँ पर इन्हांस हो रहा है। ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेल्स में आपको बिल्कुल ये सेपरेट वीडियो दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे इन्हांस कर रहा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर ये देखिए, ये इंपोर्ट भी हुआ करता था मॉड्यूल के अंदर। पुराने वर्जन का अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ देखिएगा, वहाँ पर मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट का सेक्शन, इंपोर्ट का मेटा डेटा होता है, जहाँ पर हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। जैसे आपको कार्ड ऑपरेशन करना है तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, या फिर लेजी लोडिंग या फिर ईगर लोडिंग, फिर लोडिंग करना है, फिर बहुत सारे फीचर मॉड्यूल अपने बना रखा है। तो मॉड्यूल को चाहे कस्टम मॉड्यूल हो चाहे बिल्ट इन मॉड्यूल हो, उनको आप इंपोर्ट मेटा डेटा के अंदर रखते थे। तो दिक्कत क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मेरे पास मेरे एप्लीकेशन के अंदर 50 कंपोनेंट हैं और हमने 2 कंपोनेंट पर केवल कार्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम किया है। और इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यूज करना होता है। तो सपोज करिए कि हमें केवल 2 कंपोनेंट पर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करना है। अगर पुराने वर्जन में हम काम करते हैं तो उस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें कहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारा एप्लीकेशन हिट करेगा कोई, तो उस मॉड्यूल को लोड होने से पहले वो मॉड्यूल HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लोड हो जाएगा। मतलब पहले से लोड हो गया आपके यूजर के ब्राउजर में, एप्लीकेशन का बैंडविड्थ कंज्यूम करके बैठा है, केवल 2 कंपोनेंट के लिए हमने उसको यूज करना था, फिर भी सारे कंपोनेंट के लिए वो लोड होकर पहले से बैठा है। ठीक है, कोई भी यूजर आएगा, आप भले वो 2 कंपोनेंट जहाँ पर कार्ड ऑपरेशन होता है उसको यूज करे या ना करे, फिर भी उसके लिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल पहले से लोड हो जाता था। अब क्या होगा कि अब ये स्टैंड अलोन हो गया और कंपोनेंट के पास ही रह गया इंपोर्ट। ठीक है, अब जिस कंपोनेंट पर कार्ड ऑपरेशन करना है उसी पर यहाँ पर HTTP क्लाइंट का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। मतलब कि यूजर जब उस कंपोनेंट पर जाएगा, जैसे वहाँ पर 2 कंपोनेंट पर था, 48 कंपोनेंट्स पर हमें कार्ड ऑपरेशन नहीं करना था, फिर भी 48 कंपोनेंट को भी हम विजिट करते थे, तब फिर भी 48 कंपोनेंट्स के लिए वो मॉड्यूल लोड होकर आता था, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर इंपोर्टेड था। लेकिन अब क्या होगा कि अब यहीं पर जहां पर हमें जरूरत है उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट्स के अंदर उस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देंगे। मतलब 2 ही कंपोनेंट के अंदर हम उस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। जब यूजर उस कंपोनेंट पर जाएगा, उसको जरूरत होगा कि हम इसको यूज करना है इस कंपोनेंट पे, तभी वो मॉड्यूल लोड होगा। पहले से मॉड्यूल लोड नहीं रहेगा, बाकी सारे 48 कंपोनेंट्स के लिए वो मॉड्यूल लोड नहीं रहेगा। जब यूजर उस कंपोनेंट में विजिट करेगा जहाँ पर कार्ड ऑपरेशन करना है, तब वो मॉड्यूल लोड होगा। तो सोचिए कितना एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रहा है। ये रूट है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इससे बेनिफिट क्या हुआ है, स्टैंड अलोन बनने से क्या बेहतर हुआ है। हालांकि ये तो मैंने शॉर्टकट्स में बताया, इसको अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं अच्छे से सेपरेट आप लोग को वीडियो दूंगा, जहाँ पर और भी अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा इस सीरीज में। बस बने रहिए, अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया इंपोर्ट का कमाल और ये स्टैंड अलोन का कमाल। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट हुआ है जो ये आया है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे, कमेंट करिएगा, हम पे कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ अब कि अगर मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम मान लिया मैंने स्टूडेंट दे दिया और इंटर हिट करूँगा। देखिए एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर 4 फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ पर कि बता रहा है कि 4 फाइल हमने क्रिएट किया है। पहले के वर्जन में आप कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो यहाँ पर 4 फाइल क्रिएट लिखा होता था और एक नीचे लिखा होता था अपडेट app.module.ts फाइल। मतलब कि module.ts फाइल के अंदर उसने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर इसका नाम भी ऐड कर देता था। ये चेंजेस था पहले, अब ये चेंज हो गया, अब स्टैंड अलोन हो गया। देखिए स्टूडेंट कंपोनेंट क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी जाएंगे तो ये भी स्टैंड अलोन है। ठीक है, ये भी एक क्लास है, इसको हटा दीजिएगा, एक क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर कुछ नहीं है और यहाँ पर आप देख रहे थे पुराने वाले जो रूट कंपोनेंट क्रिएट होकर आया था, यहाँ पर राउटर आउटलेट रखा हुआ है। ठीक है, राउटर आउटलेट क्या है, राउटिंग के अंदर ही होता है। राउटर आउटलेट एक प्लेस होल्डर है। बाय डिफॉल्ट आप लोग देखते होंगे कि आप कंपोनेंट.html पर राउटर आउटलेट लिखा हुआ आता है जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम नेविगेशन करते हैं डायनेमिकली तो वह उस टाइम ये काम आता है, यहीं पर वो लोड होता है। ठीक है, तो देखिए अब स्टूडेंट कंपोनेंट हमने क्रिएट कर दिया है और स्टूडेंट कंपोनेंट में मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पर h1 और स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अपने आप लोड नहीं होगा। अगर ब्राउजर पर जाएंगे तो अपने आप लोड नहीं है, देखिए नहीं लोड हो रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हर कंपोनेंट का अपना एक सेलेक्टर होता है। तो इस सेलेक्टर को जब रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमने कॉपी किया और इसको ऐप कंपोनेंट के HTML पर यहाँ पर रख दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, तो ये अब लोड हो जाएगा। लेकिन अभी भी एंगुलर 18 में लोड नहीं होगा इतना करने से। अगर यही प्रोजेक्ट एंगुलर 16 तक होता, 16, 15, 14 ये सब होता, तो लोड हो चुका रहता। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट कंपोनेंट किसी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्टेड होता, लोड हो चुका रहता। लेकिन यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट नहीं है, यह स्टैंड अलोन है, तो इसको ये समझेगा नहीं कि कहाँ से आ रहा है, क्या है, इसको एरर आ जाएगा, देखिए एरर आ गया। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस कंपोनेंट का आप लोड कर रहे हैं उसका नेम जहाँ पर लोड कर रहे हैं उस कंपोनेंट के, जैसे ऐप कंपोनेंट लोड होता है, ऐप कंपोनेंट TS फाइल पर जाकर इसके इंपोर्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और इसके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि एक कंपोनेंट देखिए इसका पाथ इंपोर्ट हो गया। यही लाइन हुआ करता था पहले मॉड्यूल में, तो लोड रहता था। अब यहाँ पर देखिए मेरा खत्म, अभी जाकर लोड हो जाएगा, देखिए लोड हो गया स्टूडेंट कंपोनेंट। तो ये सेलेक्टर के थ्रू लोड होता है। हालांकि सेलेक्टर को भी यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यहाँ पर एलिमेंट बाय नेम है, इसको, इस नेम को ही हमने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर रखा है और एलिमेंट बाय नेम से लोड हुआ है। ठीक है। ऊपर जाकर आप जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट के तौर पर लोड हुआ, देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के रूप में लोड हुआ है। इसको भी अलग अलग तरीके से लोड करना सिखाएंगे। एलिमेंट बाय नेम होता है, एट्रीब्यूट के रूप में होता है, क्लास के रूप में होता है, वैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड क्या होता है, सब कुछ आगे हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो ये आपका हो गया मेटा डेटा जिसको आप यूज करेंगे। इसके बारे में आपने समझा, इस पर आप जो चेंज करेंगे वही दिखेगा। ये CSS का फाइल का पाथ दिया हुआ है। हालांकि आप इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं, इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं, सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज में हम स्टेप बाई स्टेप एक एक सेपरेट वीडियो दूंगा। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक टेम्पलेट भी होता है, तो अगर हम टेम्पलेट लिखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, टेम्पलेट इन्वायरमेंट लिखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, अगर दोनों को लिखेंगे तो कौन सा लोड होगा। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर टेम्पलेट URL और टेम्पलेट दोनों लिखते हैं तो दोनों में से कौन सा लोड होगा। स्टाइल URL 3 अब हो गया, स्टाइल URL, इस तरीके का स्टाइल्स इस तरीके से होता है। तो कौन में किस में हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबके बारे में स्टेप बाई स्टेप हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में। तो देखिए आपने यहाँ पर इस लाइन का भी मतलब समझ लिया, इस लाइन का भी मतलब समझा, लेकिन आपने डेकोरेटर के बारे में नहीं समझा कि डेकोरेटर क्या होता है। तो अगला वीडियो यही है, देखिए एक एक करके स्टेप बाई स्टेप, देखिए एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा। ये तो आपका कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया तो आया, ये राउटर के लिए आया, ये आपका कोर लाइब्रेरी, इसको आपने समझ लिया। अब इसके बारे में अगले वीडियो में दूंगा मैं। ठीक है, आपको बताऊंगा कि डेकोरेटर क्या होता है। देखिए डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने के बाद इतना समझिए कि किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में एडिट लगा हो और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा तो वो डेकोरेटर है। लेकिन डेकोरेटर होता क्या है, कितने टाइप का डेकोरेटर होते हैं, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से, उसके बारे में अगले वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। फिर उसके बाद इसके बारे में समझाऊंगा, इन सब के बारे में स्टेप बाई स्टेप सब कुछ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट के URL है, उस पर विजिट करिए और लाइव क्लास की इंक्वायरी करिए। मोबाइल नंबर्स भी है, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल ही स्टेप बाई स्टेप विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पर प्रोजेक्ट में भी आपको ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाया जाएगा विद ऑल फंक्शनलिटी, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाया जाता है क्लास में। एंगुलर 18 का भी बैच ओपन किया जा रहा है, आप विजिट करिए, इंक्वायरी करिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।